रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम अकाउंटिंग की अहमियत और इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे और उसी दुआ के साथ आगाज़ करते हैं कि जो हम बात करें अल्लाह ताला से दुआ है कि उसका हमें नफ़ा हो और जिस बात में नफ़ा हो वही बात हम करें और अल्लाह ताला हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए। कुछ सवालात जो इस गर्ज से किए जा रहे हैं कि अकाउंटिंग की अहमियत हमें समझ में आए। मिसाल के तौर पे एक सवाल जो अक्सर मैं अपने तालिब इल्मों से पूछता हूँ कि अगर मैं कोई दर्जी हूँ और मुझे 20 जोड़े कपड़े बनाने का ऑर्डर मिलता है और ये ऑर्डर जो मुझे मिला है ये जनवरी में मिला है और इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए जो मैंने सामान ख़रीदा है वो फरवरी में ख़रीदा है और मार्च के अंदर मैंने इस ऑर्डर पे काम मुकम्मल कर लिया है। लेकिन चीज़ें मेरे पास ही पड़ी हुई हैं, जोड़े सिले हुए मेरे पास ही पड़े हुए हैं। अप्रैल के महीने के अंदर मैंने वो सामान सारा बने हुए जोड़े जो है वो अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को डिलीवर कर दिए हैं और जो ग्राहक या कस्टमर है उसने पेमेंट जो है वो मई के महीने में की है। तो ये 5 महीनों के अंदर जाके ये एक पूरी जो कारोबारी डील है ये मुकम्मल हुई है। अब अगर कोई आके मुझसे ये सवाल करे कि जो मेरी आमदनी है, जो 20 जोड़े मैंने सिए हैं, फ़र्ज़ करें इसके 10,000 रुपए मुझे मिले हैं, तो ये आमदनी किस महीने की है? या तो ये जनवरी के महीने की है जिसमें मुझे ऑर्डर मिला है या ये फरवरी के महीने की है जिसमें मैंने अपनी जेब से कुछ खर्चा करके धागा और दीगर ज़रूरी सामान खरीदा है, या ये मार्च के महीने की है जिसमें मैंने मज़दूरों को पैसे देके इनकी सिलाई मुकम्मल करवाई है, या ये अप्रैल के महीने की है कि जब मैंने जोड़े बना के ग्राहक को दिए हैं, या ये मई के महीने की है कि जिसमें मुझे पैसे मिले हैं। ये अकाउंटिंग की ज़बान में इस सवाल को हम कहते हैं कि रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल कि आमदनी किस तरह से रिकॉर्ड की जाए, आमदनी के रिकॉर्ड करने की तयन होने के लिए वक़्त का तयन किस तरह से किया जाए। तो आप सोचें इसका क्या जवाब होना चाहिए? जो अक्सर मुझे ज़्यादातर जवाब मिलता है वो ये है कि इस आमदनी को पाँचों महीनों में जो है तक़सीम कर देना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई पाँचों महीनों में तो 2,000 रुपए की आमदनी हुई है। या हम ये कह सकते हैं कि अक्सर जवाब ये मिलता है कि चूँकि पैसे जो है वो मई के महीने में मिले हैं, मई में, तो फिर आमदनी भी जो है वो मई की शुमार होगी। लेकिन ये दोनों जवाब जो है वो अकाउंटिंग की बुनियादी तसव्वुरात के तहत जो है ये दोनों जवाब गलत हैं और इसका सही जवाब ये है कि आमदनी जो है वो अप्रैल के महीने की है, क्योंकि आमदनी के लिए एक बुनियादी उसूल जो अकाउंटिंग में समझा और समझाया जाता है, जिसको हम आगे जाके मज़ीद तफ़सील से बात करेंगे। वो उसूल ये है कि आमदनी उस महीने में उस वक़्त रिकॉर्ड की जाती है जब आप उस आमदनी से मुतल्लिक चीज़ें या उस आमदनी से मुतल्लिक खिदमात यानी कि गुड्स या सर्विसेज़ जो है वो आप अपने कस्टमर तक पहुँचा दें। जब गुड्स और सर्विसेज़ आप डिलीवर कर देते हैं तो फिर आपकी आमदनी जो है वो उसी महीने में रिकॉर्ड होनी चाहिए और इसका एक बड़ा आसान सा टेस्ट है और वो टेस्ट ये है कि जनवरी के महीने में जब मुझे ऑर्डर मिला है, फ़र्ज़ करें किसी वजह से मैं ऑर्डर पूरा नहीं कर सकता तो क्या मुझे पैसे माँगने का हक़ है? जवाब ये है कि पैसे माँगने का हक़ नहीं है। इस तरह फरवरी के महीने में भी मुझे पैसे माँगने का हक़ नहीं है। मार्च के महीने में मैंने जोड़े बना के अपने पास रख लिए हैं, लेकिन चूँकि ग्राहक को पहुँचे नहीं हैं और किसी वजह से वो जोड़े मैं खुद ही इस्तेमाल कर लेता हूँ या ग्राहक तक नहीं पहुँचा सकता, तो मेरा पैसे माँगने का हक़ नहीं रहता। लेकिन अप्रैल के महीने में बावजूद ये कि मुझे पैसे नहीं मिले, कैश की सूरत में मेरी आमदनी रिसीव तो नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद जब मैंने चीज़ें या खिदमात अपने ग्राहक तक पहुँचा दी हैं, तो मेरा पैसे लेने का हक़ जो है वो बाकायदा तौर पे तस्लीम किया जाना चाहिए। तो इस हक़ के पेश नज़र जो है हम अकाउंटिंग में एक उसूल पढ़ते और पढ़ाते हैं कि रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल कि आमदनी को उस वक़्त रिकॉर्ड किया जाना चाहिए अपने हिसाब-किताब में कि जिस वक़्त आप चीज़ें या आप जो है वो खिदमात जो है वो अपने ग्राहक तक पहुँचा दें, क्योंकि इसके बाद बाकायदा आपका हक़ जो है वो एक एस्टेब्लिश हो जाता है और अगर आपको कस्टमर पैसे ना भी दे तो कानूनी तौर पे आप अदालत में जाके उससे रकम का मुतालबा कर सकते हैं। तो इस वक़्त जो ज़ेर-ए-नज़र कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है कि हम आमदनी को रिकॉर्ड करना समझें, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इस वक़्त पॉइंट ये है कि हम ये समझें कि अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग जो है वो किस हद तक इम्पोर्टेंट है। तो ये सवाल जो है अकाउंटिंग की बुनियादी जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी इम्पोर्टेंस के ज़ेर-ए-नज़र जो है वो आपके सामने रख रही है। इसी तरह इसी सवाल को अगर हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ाएँ कि अगर आधा पैसे हमें एडवांस मिल चुके होते, 10,000 में से 5,000 कस्टमर अगर हमें जनवरी में दे चुका होता, तो फिर आमदनी किस महीने में रिकॉर्ड होती? जवाब ये है कि आमदनी फिर भी अप्रैल ही में रिकॉर्ड होती, क्योंकि जनवरी में जो 5,000 रुपए मिले हैं, वो कर्ज़े की सूरत है, वो आमदनी की सूरत नहीं है। किसी वजह से अगर हम जनवरी, फरवरी, मार्च में अपने कस्टमर का काम नहीं कर पाएँगे, तो वो पैसे हमें कस्टमर को वापस देने पड़ेंगे। तो उसको हम कहेंगे कि वो कर्ज़ा है और वो कर्ज़ा आमदनी उसी वक़्त बनेगा जब हम काम मुकम्मल करके अपने कस्टमर को पेश करेंगे।
फिर इसमें आप सोचें कि अकाउंटिंग जो है वो कितने जो है मुश्किल और कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन को एड्रेस करती है कि इसी में अगर वारंटी को ऐड कर दिया जाए, या अगर बाज़ कारोबार ऐसे भी होते हैं कि जहाँ नौयत ऐसे होती है कि बेचने के बाद आप चीज़ें जो है कुछ अरसे तक वापस लेने के लिए भी जो है पाबंद होते हैं, तो फिर इसमें मज़ीद जो है कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाएँगी। वारंटी हो, अगले 1 साल तक कस्टमर वापस ला सकता है, तो इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें जो है वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएँगी, और जो इसको हम अकाउंटिंग की जब तफ़सीलात में जाते हैं तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इसी तरह इसी से मुताल्लिक़ एक सवाल ये है कि हम सब जो है वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, और मोबाइल फ़ोन की जो कंपनियाँ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीनॉर है पाकिस्तान में, वारिद है, वो कंपनियाँ जो है वो अपनी आमदनी जो है वो उसूली तौर पर, ये मैं ख़ास तौर पे ये बात पेशगुज़ार रख रहा हूँ कि उसूली तौर पर उनको जो है कानून जो है किस वक़्त अपनी आमदनी रिकॉर्ड करनी चाहिए। मिसाल ले लेते हैं कि एक कंपनी जो है वो प्रीपेड कार्ड्स आपने देखे होंगे, स्क्रैच कार्ड्स, वो कार्ड जो है प्रिंट करके जो है वो बना लेती है, जनवरी में अपने पास रख लेती है, फरवरी में वो कार्ड जो है वो होलसेलर को दे देती है, होलसेलर जो है मार्च में वो कार्ड जो है वो रिटेलर को दे देता है, और पैसे जो है आगे पास ऑन होते रहते हैं, और रिटेलर से जो है मैं ख़रीदता हूँ वो कार्ड अप्रैल के महीने में, और मई के महीने में उस कार्ड को मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो कानूनी तौर पे, उसूली तौर पे, कानूनी नहीं बल्कि उसूली तौर पे जो कंपनी है, कंपनी को अपनी आमदनी किस महीने में रिकॉर्ड करनी चाहिए? क्या उस जनवरी में जब उसने कार्ड बना के अपने पास रख लिए, या फरवरी में जब उसने कार्ड बेच दिए और कार्ड के बेचने के अगेंस्ट में उसने पैसे ले लिए होलसेलर से, या मार्च में जबकि होलसेलर ने रिटेलर को बेच दिया और रिटेलर से पैसे ले लिए, या अप्रैल में कि जब मैंने जो है रिटेलर से खरीदा और कंपनी को तो पैसे जनवरी में ही मिल चुके हैं, या मई में जब मैंने उसकी सर्विस को इस्तेमाल किया। तो इस बात का फ़ैसला करने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ये गुड्स हैं या सर्विसेज़ हैं। ये जो चीज़ बेची जा रही है, क्या ये खिदमात हैं या ये चीज़ें हैं? अगर कार्ड की अपनी कोई कोई वैल्यू है, कार्ड की अपना कोई इस्तेमाल है, तो फिर तो वो गुड्स हैं, और गुड्स जो है वो जनवरी में जो है वो डिलीवर हो चुकी हैं, जनवरी में फरवरी में डिलीवर हो चुकी हैं, फरवरी में पैसे भी मिल गए हैं, तो फिर हम फरवरी में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन हमें पता है कि स्क्रैच कार्ड की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि जो वैल्यू होती है उसके अंदर छुपी हुई खिदमात की पैकेजेज़ की होती है। और वो खिदमात जो है वो चूँकि मई के महीने में इस्तेमाल हुई हैं, तो बावजूद ये कि अप्रैल में मैंने खरीद लिया है, तो कानूनी तौर पे, उसूली तौर पे, फिर कानूनी तौर पे नहीं बल्कि उसूली तौर पे, जो पैसे मोबाइल फ़ोन कंपनी को जनवरी में मिले हैं वो कर्ज़े की सूरत में हैं। अगर कंपनी किसी वजह से सर्विस नहीं दे पाएगी, तो उसूली तौर पे कंपनी को वो पैसा वापस करना चाहिए। तो कंपनी की वो आमदनी उसी वक़्त बनेगी जब इसकी सर्विस इस्तेमाल हो जाएगी, और ये सर्विस इस्तेमाल हो रही है मई के महीने में इस मिसाल में। तो ये एक सवाल है कि जिसके मुख्तलिफ़ पहलू हमने डिस्कस किए, और डिस्कस करने की जो बुनियादी महर्रिक है वो ये है कि अकाउंटिंग जो है उसकी नॉलेज किस कदर इम्पोर्टेंट है, कि उसकी नॉलेज के बाद ही इस किस्म के सवालात का जवाब दिया जा सकता है। इसी तरह का एक और सवाल जो अमली तौर पे इसकी कोई ना कोई शक्ल मुझे भी पेश आई, कि जो है 2 लोगों ने पार्टनरशिप की, और पार्टनरशिप ये की कि कैटल फार्मिंग की पार्टनरशिप की, कि एक बंदा जो है वो पैसे लगाएगा, वो जानवर लेगा, और दूसरा बंदा जो है वो उस जानवर को अपने गाँव में अपनी ज़मीन पे उसकी परवरिश करेगा, और उसके बाद बड़ी ईद के मौके पर जानवर को बेचा जाएगा, और जो भी मुनाफ़ा होगा इसमें दोनों जो है वो आधा-आधा जो है मुनाफ़ा लेंगे। तो मिसाल के तौर पे यहाँ हम कहते हैं कि यू पार्टनर विद हाशिम बाय इन्वेस्टिंग रुपीज़ 20,000 फॉर अ कैटल, 20,000 रुपए आपने लगाए। ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ कैटल इन हिज विलेज, उन्होंने अपने गाँव में उसकी परवरिश करनी है, और प्रॉफ़िट शेयरिंग 50-50 जो है वो हो चुकी है। और उस 20,000 से उसने ये किया कि उसने 3,000 रुपए से तो एक छोटी-सी जगह बना ली जहाँ वो जानवर को रखा करेगा, और 17,000 रुपए से एक जानवर खरीद लिया, और फिर उसके बाद इसने 30,000 रुपए में वो जानवर बेच दिया। और सवाल ये है कि आप ये बताएँ कि ये 30,000 रुपए की तक़सीम दोनों में कैसे होनी चाहिए? इसमें से आपको कितने मिलने चाहिए, और आपके पार्टनर हाशिम को कितने मिलने चाहिए, और कुल नफ़ा कितना हुआ है, और नफ़े की तक़सीम कैसे होगी? तो 2 सवाल हैं। पहला सवाल है कि नफ़ा कितना हुआ है? तो जो अक्सर मैं ये सवाल जब अपने तालिब इल्मों से करता हूँ, तो जो मुझे जवाब मिलता है वो ये मिलता है कि चूँकि बुनियादी तौर पे जो है वो 20,000 रुपए जो है वो हमारी जो है वो अ हमें लगे थे कुल, और हमें जो है वो 30,000 रुपए मिले हैं, तो नफ़ा जो है वो 10,000 है, और 10,000 अगर नफ़ा है तो 5,000 नफ़ा मेरा होगा, और 5,000 यानी कि आपका होगा, और 5,000 जो है वो नफ़ा हाशिम का होगा। तो अगर ये सूरत है, तो इस सूरत में इस 30,000 को जो तक़सीम होना चाहिए वो इस तरह होना चाहिए कि 30,000 में से जो है वो 25,000 रुपए जो है वो आपको मिलने चाहिए, क्योंकि 20,000 ओरिजिनल रकम आपको आपकी वापस मिलेगी, और 5,000 रुपए नफ़ा आपको वापस मिलेगा, और 5,000 रुपए जो है वो हाशिम को मिलने चाहिए। लेकिन ये जवाब सही नहीं है।
इसी तरह अगर हम बाज़ तालिब इल्म जवाब देते हैं कि हमारी चूँकि जो जानवर की कीमत थी वो 17,000 थी और 17,000 चूँकि जानवर की कीमत थी और 30,000 में हमने बेचा है, तो कुल नफ़ा जो है वो हमारा 13,000 है और 13,000 का अगर नफ़ा है तो 6,500 दोनों को नफ़ा मिलना चाहिए। उस सूरत में जो है 20,000 रुपए जो है वो हाशिम आपको अपने बुनियादी तौर पे वापस मिलने चाहिए और 6,500 रुपए जो है वो आपको नफ़े के मिलने चाहिए। तो अगर 6,500 नफ़े के मिलेंगे और 20,000 आपको अपने वापस मिलेंगे तो 26,500 रुपए जो है वो तो आपको वापस मिल जाएँगे। और इसके बाद जो हाशिम के लिए बचेंगे वो सिर्फ़ 3,500 बचेंगे, जबकि उसूली तौर पे उसको भी 6,500 मिलने चाहिए। तो ये दोनों जवाब जो है ये सही नहीं है और इससे कम से कम हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग जो है वो जो है इस किस्म के फ़ैसले करने के लिए भी बड़ी अहम है। इसका जवाब ये है कि सही जवाब इसका ये है, जिसको हम आगे मज़ीद तफ़सील में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक़्त जो है अकाउंटिंग की अहमियत के पेश नज़र हम इसको मुख्तसर डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले इस बात का तयन करने के लिए कि नफ़ा कितना हुआ, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो शेड या ये जो छोटा-सा घर तामीर किया गया था ₹3,000 का, ₹3,000 की मालियत से, उसकी इस वक़्त मौजूदा माली कीमत क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है? तो अगर दोनों जो है हाशिम और आप ये तय कर लेते हैं कि जो शेड था जो 3,000 में तामीर किया गया था उसकी इस वक्त की जो वैल्यू है क्योंकि वो इस्तेमाल भी हुआ है तो इसकी इस वक्त की वैल्यू 2,000 है। तो फिर जो है अब हमें कारोबार का हिसाब किताब करने में आसानी होगी क्योंकि अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास साल के आखिर में जब ये कारोबार ख़त्म हो रहा है 30,000 रुपये नकदी की शक्ल में मौजूद है जो हमने जानवर को बेच के हासिल किए हैं और 2,000 रुपये हमारे पास जो है वो एक घर की शक्ल में मौजूद है। तो कुल मालियत हमारे पास जो है वो असासजात जो है वो 32,000 रुपए के हैं और हमने हमने बुनियादी तौर पे जो पैसे लगाए थे वो 20,000 लगाए थे, तो ये हिसाब हमारा गलत है और 20,000 लगा के 32,000 रुपए की कुल असासे मौजूद हैं, तो इसका मतलब 12,000 रुपए का नफ़ा हुआ है और 12,000 रुपए के नफ़े के अंदर हम 6,000 रुपए का नफ़ा जो है वो दोनों पार्टनर का बनता है, तो आपको 6,000 रुपए का नफ़ा मिलेगा और जो है आपको 20,000 रुपए आपके वापस मिलेंगे, तो कुल जो है 26,000 रुपए जो है वो आपको मिलने चाहिए और कैश जो है वो बाकी 4,000 बचेगा, तो हाशिम जो है वो 4,000 कैश ले लेगा और इसके बाद जो है हाशिम के पास 2,000 रुपए जो है वो घर की शक्ल में भी मौजूद है, तो हाशिम को भी जो 6,000 रुपए उसके नफ़े का हिस्सा बनता था, वो दोनों सूरतों में मिला के मिल गया है। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग जो है वो किस तरह से हमें कुछ बुनियादी फ़ैसले करने में मदद दे सकती है। एक और मिसाल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 2 ख़वातीन हैं जिनका बिज़नेस है, एक मारिया है, एक फ़ारिया है और दोनों की जो आमदनी है वो 40,000 रुपए महीना है। सो बोथ आर अर्निंग रुपीज़ 40,000 फ्रॉम पर मंथ फ्रॉम देयर सेपरेट बिज़नेसेस। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों कारोबार बराबर हैं? जबकि आगे हमें मज़ीद इत्तला दी जा रही है कि जो फ़ारिया है उसने 1 लाख रुपए लगाए हुए हैं अपने कारोबार में, जबकि जो मारिया है उसने अपने कारोबार में 5 लाख रुपए लगाए हुए हैं। तो बावजूद ये कि आमदनी दोनों की बराबर है, हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को बराबर नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे कि जो फ़ारिया है वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उन्होंने कम पैसे लगा के इतनी आमदनी हासिल की है। जबकि जो दूसरी खातून हैं वो ज़्यादा पैसे लगा के इतनी आमदनी हासिल कर रही हैं, तो उनका जो हम अकाउंटिंग में जिसको हम आगे तफ़सील से पढ़ेंगे कि जो रेट ऑफ रिटर्न है जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो जो है वो पहली खातून का काफ़ी ज़्यादा है इनके मुकाबले में। तो इस तरह से अकाउंटिंग की जो नॉलेज है वो हमें परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में तकाबुल करने में भी जो है वो मदद दे सकती है। इससे भी आगे अगर हम कहें कि दोनों की इन्वेस्टमेंट भी अगर सेम हो, मिसाल के तौर पे रहीम और करीम है यहाँ पे और दोनों की आमदनी 20,000 रुपए महीना है और दोनों ने 50,000 रुपए अपने कारोबार में लगाए हुए हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि रहीम जो है वो साथ में जो है वो एक जगह जॉब भी कर रहे हैं और कारोबार भी कर रहे हैं, जबकि करीम जो है वो जॉब कहीं नहीं कर रहे बल्कि अपना फुल टाइम जो है वो कारोबार में लगा रहे हैं। तो यहाँ भी हम दोनों को जो है सेम नहीं कहेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं और इस वक़्त इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना पर्पज़ नहीं है, इस वक़्त पर्पज़ ये है, मकसद ये है कि हम अकाउंटिंग की अहमियत को डिस्कस करें। तो जो है बावजूद ये कि दोनों ने सेम सरमाया लगा हुआ है, दोनों ने सेम आमदनी की है और इन दोनों का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी सेम बनता है। अगेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम आगे बड़ी तफ़सील से डिस्कस करेंगे। लेकिन चूँकि एक शख़्स अपनी पूरा वक़्त जो है वो कारोबार को दे रहा है और दूसरा शख़्स जो है वो अपना जुज़वी वक़्त कारोबार को दे रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों बराबर नहीं हैं। इसके अलावा और बहुत सारे सवाल हैं जो अकाउंटिंग हमें आंसर करने में मदद देती है। मिसाल के तौर पे जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग की किस्म है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम आगे की बात करते हैं कि इस महीने के आखिर में मेरे पास कैश कितना होगा, इसका हम बजट बनाते हैं, ये अकाउंटिंग में शामिल है। शुड आई ऐड टू माय बिजनेस इन्वेस्टमेंट, क्या मुझे कारोबार को बढ़ाना चाहिए? अगर मेरे पास मजीद पैसे हैं तो क्या मैं इसी कारोबार में लगाऊं या मैं कुछ और कारोबार करूं उससे?
टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑफ माय बिज़नेस कि अगर मैं कोई कारोबार करता हूँ तो उस वो कारोबार को मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँ कि उसमें मुझे टैक्स जो है वो कानूनी तौर पे जो है टैक्स की चोरी नहीं है बल्कि कानूनी तौर पे टैक्स जो है मुझे कम से कम लगे। इसको टैक्स प्लानिंग भी कहा जाता है। अगर मैं एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ तो कौन सी प्रोडक्ट जो है वो मुझे ज़्यादा नफ़ा दे रही हैं, विच प्रोडक्ट्स आर मोर प्रॉफिटेबल। इस बात का जवाब भी अकाउंटिंग देती है और इसके अलावा बहुत सारे सवालात हैं। तो जहाँ भी पैसों का हिसाब किताब होगा वहाँ अकाउंटिंग की जो है ज़रूरत जो है वो बहरहाल रहेगी। और हम में से हर शख्स किसी न किसी तौर पे अपने ज़हन में कागज़ पे, डायरी में, मोबाइल पे अकाउंटिंग कर रहा होता है। लेकिन जब हम अकाउंटिंग को एक कोर्स या एक इल्म या एक फ़न की शक्ल में जो है वो पढ़ने की और समझने की बात करते हैं तो फिर उसके कुछ बुनियादी तसव्वुरात हैं, कुछ बुनियादी उसूल हैं, उन उसूलों को सामने रख के इसको समझना पड़ेगा। और ये एक ऐसी स्किल है कि जो आपके लिए अकाउंटिंग के साथ-साथ फाइनेंस, हम इन दोनों का फ़र्क भी देखेंगे, लॉ और इवन फंक्शनल टेक्नोलॉजी के अंदर यानी बहुत सारे इस वक़्त सप्लाई चेन और एचआर के कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जो बुनियादी तौर पे अकाउंटिंग की डिग्री रखते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग एक ऐसा फ़न है कि जिससे आपको कारोबार के तमाम डिपार्टमेंट की जो है वो नॉलेज जो है वो हासिल होती है। इसके अलावा जहाँ कहीं रिस्क एंड रिवॉर्ड का सिलसिला होता है, जहाँ कारोबार के अंदर कोई रिस्क लेने होते हैं, कोई थ्रेट्स होते हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वहाँ फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। हमें दूसरों की गलतियों से बचने के लिए और जो है दूसरों के गलत फ़ैसलों से बचने के लिए भी अकाउंटिंग की जो नॉलेज है वो हमें हेल्प आउट कर सकती है। इसके अलावा जो है काफ़ी सारे जो है अकाउंटिंग फ्रॉड्स को समझने में भी अकाउंटिंग की नॉलेज जो है वो हेल्प आउट करेगी। इनको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं इन एग्ज़ाम्पल्स को जो एनरॉन वर्ल्डकॉम की एग्ज़ाम्पल है क्योंकि मेरा ख़्याल है जिन ऑडियंस के लिए ये वीडियोज़ रिकॉर्ड की जा रही हैं उनके लिए ये समझना इस वक़्त शायद मुश्किल हो। और इसके अलावा हलाल और तैयब रोज़गार हासिल करने में भी अकाउंटिंग की नॉलेज हमें मदद दे सकती है। तो इसके साथ हम जो है इसके अलावा एक चीज़ अकाउंटिंग सेंस है कि अकाउंटिंग सेंस अगर डेवलप हो जाए तो हम में से जिन लोगों का बैंक अकाउंट है उनको चेक लिखना पड़ता है। चेक लिखने में चंद बुनियादी चीज़ें जो है वो उनका ख़्याल रखने की ज़रूरत है जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट तालिब इल्म ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी तरह जब आप कोई बिल अगर आप किसी इदारे की किसी तंज़ीमी ओहदे पे हैं और आप किसी का कोई बिल साइन कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं, तो वहाँ अकाउंटिंग की नॉलेज जो है एक छोटी-सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जब भी हम रकम लिखते हैं चेक में या बिल के ऊपर, तो मिसाल के तौर पर अगर ₹500 लिखे हुए हैं, तो हम इसको अकाउंटिंग सेंस को मद्देनज़र रखते हुए इसको क्लोज़ करते हैं आगे। और इसके शुरू में भी इसको क्लोज़ करते हैं या एक चेक बुक में आपने देखा होगा कि एक डॉट लगाते हैं ताकि इस बात की गुंजाइश ना रहे कि कोई इससे पहले कोई नंबर लिख ले हमारे साइन करने के बाद या इसके बाद कोई नंबर लिख ले। इसी तरह कैलकुलेशन करने में कॉमा कहाँ लगाना है डिजिट्स में, स्पेंडिंग करने में, परचेज़ करने में और इन्फॉर्मेशन को प्रेज़ेंट करने में और समझने में और नंबर्स को कारोबारी मामलात को समझने में और समझाने में, दोनों में अकाउंटिंग की नॉलेज जो है वो काफ़ी हेल्प करती है। तो इसके साथ हम इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके बाद की बात करेंगे इंशाल्लाह।